नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। कल तक हमने बात की थी डायोड के बारे में, जिसमें हमने कुछ स्पेसिफिक डायोड की भी बात की थी, जिसके अंतर्गत हमने जेनर डायोड को पढ़ा, फोटो डायोड को पढ़ा और प्रकाश उत्सर्जक डायोड को पढ़ा था और उनके यूज भी हमने देखे थे। आज अपने पास एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है जो कि इस लेसन का एक अलग ही पार्ट है अपने आप में, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, और वो पार्ट होगा आज अपने पास ट्रांजिस्टर। तो आज अपने बात करेंगे ट्रांजिस्टर के बेसिक की कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे काम करता है, इसके कितने भाग होते हैं और इसको परिपथ में किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो आज अपने सभी ये बातें आज इस क्लास में करने वाले हैं। यदि आज की क्लास को आप गौर से नहीं समझोगे, नहीं पढ़ोगे, तो इसका मतलब आप ये मान के चलना कि आगे का ये जो लेसन है वो कतई आपको समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि ट्रांजिस्टर से जुड़ा हुआ जितना भी बेसिक है उसको आज अपने यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो ट्रांजिस्टर एक ऐसी विद्युतीय युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती संकेतों के प्रवर्धन का कार्य करती है, उसमें परिवर्तन का कार्य करती है। परिवर्तन संकेतों का मतलब, प्रत्यावर्ती संकेत का मतलब हो गया कि ये प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता में परिवर्तन का कार्य करेगी, उसमें प्रवर्धन का कार्य करेगी। तो उस युक्ति को अपने क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर कहते हैं। वैसे तो मोस्टली ट्रांजिस्टर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस की यदि बात की जाए तो अपने सिलेबस में ट्रांजिस्टर का केवल एक ही पार्ट है और वो है संधि ट्रांजिस्टर। तो ये संधि ट्रांजिस्टर क्या होता है? एक्चुअल में क्या होगा कि अपने पास दो प्रकार के अर्धचालक थे, एक तो पी प्रकार और दूसरा एन प्रकार अर्धचालक। डायोड को जब भी हम बनाते हैं, निर्मित करते हैं, तो उसमें दो पी और एन अर्धचालक आपस में संयोजित रहते हैं, यानी कि एक नेज अर्धचालक को दो बराबर भागों में पी और एन प्रकार से बना दिया जाता है। कुल मिलाकर के ये कह सकते हो कि डायोड के अंतर्गत हमने एक तो पी अर्धचालक देखा था और एक एन अर्धचालक देखा था, लेकिन संधि ट्रांजिस्टर में वही अर्धचालक तीन ऐड होंगे। उसमें से दो पी हो सकते हैं, एक एन हो सकता है, या दो एन हो सकते हैं, एक पी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के संधि ट्रांजिस्टर आप इसे कहते हो जब दो समान प्रकृति के अर्धचालकों के मध्य एक भिन्न प्रकृति के अर्धचालक को संयोजित कर दिया जाए तो बनने वाली व्यवस्था संधि ट्रांजिस्टर कहलाती है। मतलब दो समान प्रकृति के, मान लो पी अर्धचालक है, उनके मध्य में आप एक एन प्रकार के अर्धचालक को संयोजित कर दो तो वो संधि ट्रांजिस्टर बन जाएगा। या समान प्रकृति के अर्धचालक एन ले लो, आप दो एन अर्धचालक आपके पास, उसके बीच में आप एक पी प्रकार के अर्धचालक को ऐड कर दो तो फिर वो क्या बन जाता है? वो भी संधि ट्रांजिस्टर होता है। मतलब ये हो गया कि अपने पास इस प्रकार से एक व्यवस्था है, कुछ ऐसा सिस्टम है। मान लो कि ये जो अपने पास एक भाग है ये पी प्रकार अर्धचालक का भाग है और साइड वाला भी पी प्रकार अर्धचालक का भाग है। तो ये समान प्रकृति के दो अर्धचालक हो गए, इनके बीच में आप डिफरेंट टाइप का एक अर्धचालक लगा दो, यानी कि विपरीत प्रकृति का एक अर्धचालक लगा दो। तो दो पी प्रकार के अर्धचालकों के मध्य आपने एक एन प्रकार के अर्धचालक को संयोजित कर दिया तो ये जो व्यवस्था बनी है वो क्या हो गई? संधि ट्रांजिस्टर हो गया। इसी प्रकार से आप दो एन प्रकार के अर्धचालकों के मध्य भी समान प्रकृति के अर्धचालक एन भी ले सकते हो, उसके मध्य आप पी को संयोजित कर दो तो ये भी एक प्रकार से क्या बन जाता है? संधि ट्रांजिस्टर बन जाता है। संधि ट्रांजिस्टर की परिभाषा क्या होती है कि जब दो समान प्रकृति के अर्धचालकों के मध्य भिन्न प्रकृति के अर्धचालक को आप संयोजित कर देते हो तो इस प्रकार बनने वाली व्यवस्था होती है वो संधि ट्रांजिस्टर कहलाती है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि संधि ट्रांजिस्टर है उसके मुख्य तीन भाग हैं। अपने बात करें संधि ट्रांजिस्टर के मुख्य भाग की तो एक भाग तो ये हो गया पी वाला, एक ये हो गया एन वाला और एक ये हो गया पी वाला। इसकी अपनी बात करें तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड पार्ट ये हो गया और थर्ड पार्ट ये हो गया। तो संधि ट्रांजिस्टर के मुख्य कितने भाग होते हैं? संधि ट्रांजिस्टर के मुख्य तीन भाग होते हैं। अब इन तीन भाग का नाम क्या होता है उसकी अपने बात करते हैं। तो ये जो पहला पार्ट होता है, ये पहला स्टार्टिंग वाला, यहाँ पे स्टार्टिंग वाला ये है, तो ये जो भाग होता है वो होता है उत्सर्जक। तो ट्रांजिस्टर का एक पार्ट, ये स्टार्टिंग वाला पार्ट है, वो क्या कहलाएगा? उत्सर्जक कहलाएगा। यानी कि इसको आप ईमीटर कह सकते हो। क्या कह सकते हो? ईमीटर। और इसको शॉर्ट फॉर्म में ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी प्रकार से जो बीच वाला भाग है, इस बीच वाले भाग को आप क्या कहोगे?
इस बीच वाले भाग का नाम होता है जी आधार। क्या नाम होता है? आधार। बोले तो बेस, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये जो तीसरा पार्ट आता है संधारित्र सॉरी ट्रांजिस्टर का, वो क्या होगा? वो होगा संग्राहक, जिसको कलेक्टर कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि ट्रांजिस्टर के 3 पार्ट हो गए, इमीटर, बेस, कलेक्टर, या यूं कह लो उत्सर्जक, आधार या संग्राहक। इसी प्रकार से इसके भी ये 3 पार्ट हैं, सेम नाम होंगे। 3 नाम कौन कौन से होंगे? जैसे ये पहला वाला है, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इमीटर यानी कि उत्सर्जक ई। ये क्या कहलाएगा? ये बीच वाला भाग हमेशा बेस होता है, बी आधार होता है। और ये लास्ट वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? वो होता है संग्राहक यानी कि कलेक्टर, सी होता है। तो कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि जो संधि ट्रांजिस्टर होता है उसके मुख्य 3 पार्ट होते हैं। अब इन 3 पार्टों का किस प्रकार से यहाँ पे यूज होता है, किसकी क्या विशेषता होती है, उसको समझने के लिए अपने बारी बारी से तीनों पार्टों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे पहला पार्ट, क्या? उत्सर्जक। ये उत्सर्जक क्या होगा? एक्चुअल में क्या होगा कि उत्सर्जक संधि ट्रांजिस्टर का वो भाग होता है जो धारावाही आवेश वाहक होते हैं उनके उत्सर्जन का कार्य करता है। तो संधि ट्रांजिस्टर का वह भाग जो धारावाही आवेश वाहकों के उत्सर्जन का कार्य करेगा, उस भाग को हम क्या कहेंगे? उत्सर्जक कहेंगे। मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि पी एन हो चाहे पी हो, इसमें अपने अपने भाग में बहुसंख्यक आवेश वाहक या अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो पी भाग में आवेश वाहक कौन होंगे? बहुसंख्यक। पी भाग में पॉजिटिव होंगे यानी कि होल होंगे, बहुत सारे होल हो जाएंगे, सपोज दैट। और यहाँ पे एन भाग में कौन होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये कौन होंगे? ये होल हो जाएंगे। तो होल या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कहाँ से स्टार्ट होगा? इस उत्सर्जक वाले भाग से स्टार्ट होगा, और ये हमेशा ट्रांजिस्टर के अंदर की ओर गति करेंगे। यानी कि उत्सर्जन है वो इस भाग से होना है। हालांकि गति तो ये इलेक्ट्रॉन और होल भी करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग है वो यहाँ से होती है। उत्सर्जन होता है होल या इलेक्ट्रॉन का, वो कौन से भाग से होता है? उत्सर्जक भाग से होता है। तो शॉर्ट एंड स्वीट आप ये कह सकते हो कि संधि ट्रांजिस्टर का वह भाग जो बहुसंख्यक आवेश वाहक या धारावाही आवेश वाहक के उत्सर्जन का कार्य करता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं? उत्सर्जक कहते हैं। संग्राहक की यदि अपनी बात करें तो ये जो आवेश वाहक होते हैं वो इस आधार से बीच से निकलते हुए संग्राहक पे आते हैं। संग्राहक क्या करता है? तो अपनी बात करें दूसरे पार्ट संग्राहक की, तो ये संग्राहक क्या होगा? संग्राहक पीएन संधि डायोड का वह भाग होगा जो इन आवेश वाहकों के संग्रहण का कार्य करेगा, इसको ग्रहण करने का कार्य करेगा। तो उस पार्ट को अपने क्या कहेंगे? संग्राहक कहेंगे। तो संधि ट्रांजिस्टर का वह भाग जो आवेश वाहकों के संग्रहण का कार्य करता है, उस भाग को हम क्या कहते हैं? संग्राहक कहते हैं। तीसरा पार्ट अपने पास होता है आधार। आधार क्या होता है? आधार केवल और केवल यहाँ से आने वाले होल या इलेक्ट्रॉन के लिए एक मार्ग प्रदान करता है, मीडिएटर की भूमिका निभाता है। ये एक माध्यम देता है कि हाँ ये होल और इलेक्ट्रॉन इससे होते हुए गति करेंगे। तो आधार किसे कहोगे? संधि ट्रांजिस्टर का वह भाग जो आवेश वाहकों की गति के लिए मार्ग प्रदान करता है, उस भाग को अपने क्या कहेंगे? आधार कहने वाले हैं। यानी कि इसका जो संधि ट्रांजिस्टर का मध्यवर्ती भाग होगा वो क्या होगा? आधार कहलाएगा। तो ये तो बात हो गई इनकी डेफिनेशन की। अब इनकी तीनों की विशेषताएं होती है, और उस विशेषताओं के ऊपर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अपने यहाँ पे एक बात तो ये होगी कि भाई चाहे ये इमीटर हो, चाहे बेस हो, चाहे कलेक्टर हो, इन तीनों की डोपिंग है वो भिन्न भिन्न होगी। मतलब इनमें अशुद्धियों की जो मात्रा है ना वो भिन्न भिन्न होनी है। और दूसरी बात कि इन भागों का जो आकार है वो भी भिन्न भिन्न होना है। तो अभी हम ये समझने वाले हैं कि भाई किसकी डोपिंग ज़्यादा होती है और किसका आकार ज़्यादा होता है, और उसके ऊपर एग्जाम में कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ज़रा गौर से सुनना बात को, कि पहली बात तो ये कि इस संधि ट्रांजिस्टर में जो करंट फ्लो होगा वो डिपेंड करता है कि यहाँ उत्सर्जक से कितने होल या इलेक्ट्रॉन है वो उत्सर्जित हुए हैं।
उत्सर्जक से जितने ज़्यादा होल या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे इस पी संधि ट्रांजिस्टर के अंदर उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो इस संधि ट्रांजिस्टर में यदि हम करंट फ्लो अधिक करवाना चाहते हैं तो उसके लिए यह जरूरी हो जाता है कि उत्सर्जक से अधिक संख्या में होल और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए, जिसके लिए यह जरूरी है कि उत्सर्जक के पास अधिक संख्या में होल और इलेक्ट्रॉन होने भी चाहिए ताकि इनका उत्सर्जन हो पाए। अर्थात जो मुक्त अवस्था के होल और या इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे ज़्यादा उत्सर्जक के पास होते हैं, और होल और इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा तब प्राप्त होते हैं जब इसकी डोपिंग सबसे ज़्यादा होगी, मतलब उत्सर्जक की डोपिंग सबसे ज़्यादा होगी। तो अपने बात करेंगे एक तो डोपिंग की और एक अपने बात करेंगे आकार की। तो डोपिंग को हमने समझा, डोपिंग सबसे ज़्यादा किसकी, डोपिंग सबसे अधिक कौन से पार्ट की हो गई, उत्सर्जक पार्ट की सबसे अधिक। ओके, अब डोपिंग सबसे ज़्यादा यहां हो गई। आकार की बात करेंगे, यदि इनकी डोपिंग ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, उस केस में यदि इनकी डोपिंग ज़्यादा हो जाती है तो संधि ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो है वो मैक्सिमम नहीं होने वाला है, क्योंकि इस भाग के पास तो डोपिंग बहुत कम है। लेकिन संधि ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो यदि हमें उच्च करवाना होता है तो उसके लिए ये आवश्यक होता है कि उत्सर्जक के पास अधिक संख्या में होल और इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जितने होल और इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो इसमें करंट फ्लो होता है। अब मतलब उत्सर्जक का डोपिंग डोपिंग सबसे ज़्यादा है। अब बात करें संग्राहक की कि संग्राहक का गुणधर्म क्या होगा, इधर से आने वाले जो भी अपने पास होल और इलेक्ट्रॉन हैं वो इधर गति करते हुए संग्राहक तक पहुंचेंगे। आप यूं समझ लो कि संग्राहक एक इंसान का घर है, उत्सर्जक भी एक इंसान का घर है। इस उत्सर्जक वाले घर से बहुत सारे व्यक्ति हैं वो निकल के आए और इस संग्राहक के घर में एंटर करेंगे। यदि संग्राहक का घर बहुत छोटा है तो इसके पास इतनी क्षमता नहीं होगी कि इधर से आने वाले सारे व्यक्तियों को ये विश्राम प्रदान कर पाए, उनको ठहरा पाए, यहाँ पे रेस्ट दे पाए। उसके लिए ज़रूरी क्या होगा कि भाई संग्राहक का घर बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि इधर से आने वाले सारे व्यक्तियों को ये क्या कर पाए, आराम से अपने घर में रोक सके। अतः संग्राहक का घर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, मतलब कि उत्सर्जक से आने वाले जो भी होल और इलेक्ट्रॉन हैं उनको ग्रहण करने के लिए संग्राहक की कैपेसिटी भी उच्च होनी चाहिए। क्या पता उत्सर्जक से कितनी ज़्यादा संख्या में होल और इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो सभी को हमें यहाँ पे रेस्ट करवाना है, यानी कि संग्राहक में लेके आना है, संग्रहित करना है। तो संग्राहक का जो घर है उसका जो आकार है वो सबसे बड़ा होगा। यानी कि आकार की यदि मैं बात करूँ तो आकार के आधार पे संग्राहक का आकार, किसका आकार, संग्राहक का आकार सबसे अधिक होता है। बस ये आपको दो बातें याद रखनी है कि उत्सर्जक का तो डोपिंग सबसे ज़्यादा होता है ताकि यहाँ से अधिक आदमी है वो निकल सके, यानी कि होल और इलेक्ट्रॉन निकल पाए, और संग्राहक का आकार सबसे ज़्यादा होता है। बस दो बातें ध्यान रखनी है। जो आधार होता है उसके लिए डोपिंग का मान भी सबसे कम होता है और आकार का मान भी सबसे कम होता है। ओके, आधार यहीं पे खत्म। सबसे कम, चाहे डोपिंग की बात हो चाहे आकार की बात हो, किसका होगा, आधार का होगा। बच गया कौन पार्ट, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट। सबसे ज्यादा डोपिंग उत्सर्जक की, सबसे कम डोपिंग आधार की, तो मध्यवर्ती डोपिंग फिर किसकी हो गई, संग्राहक की। सबसे अधिक आकार संग्राहक का, सबसे कम आकार आधार का, तो मध्यवर्ती आकार किसका हो जाएगा, उत्सर्जक का। ये कंडीशन हो जाएगी। ओके, तो ये चीजें आप याद रखोगे कि डोपिंग सबसे ज्यादा उत्सर्जक की, सबसे कम आधार की, आकार सबसे ज्यादा संग्राहक का और सबसे कम आधार का। इनके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पीएन संधि ट्रांजिस्टर के उस भाग का नाम बताइए जिसकी डोपिंग सबसे ज्यादा होती है, या जिसका आकार सबसे ज्यादा होता है, या फिर सबसे कम होता है, जो भी होता है, लेकिन इसके ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हमने संधि ट्रांजिस्टर की पहले परिभाषा देखी, फिर उसका स्ट्रक्चर देखा, फिर उसके टाइप्स देखे और किस टाइप्स का क्या उपयोग है, किस प्रकार से उसका यूज होगा, ये चीज़ हमने देखी। अब अपनी बात करेंगे संधि ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का होगा, उसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा। तो बात करते हैं संधि ट्रांजिस्टर के प्रकार के।
संधि ट्रांजिस्टर के प्रकार। संधि ट्रांजिस्टर जिस प्रकार से हमने इसको डेफिनेशन में देखा था, तो उस डेफिनेशन के आधार पे संधि ट्रांजिस्टर दो प्रकार का बनेगा। परिभाषा के अकॉर्डिंग अपने बात करें तो अपने पास दो पी प्रकार के अर्धचालक है, उसके बीच में आपने एक एन प्रकार संयोजित कर दिया, तो ये बन गया पी एन पी। इसी प्रकार हो सकता है कि आपके पास दो समान प्रकृति के एन प्रकार के अर्धचालक हो, उसके बीच में आप पी प्रकार को ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा पी एन पी, और दूसरा एन पी एन, ये दो बन जाएंगे। कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि जो संधि ट्रांजिस्टर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है पी एन पी ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है एन पी एन ट्रांजिस्टर। ओके, पीएनपी ट्रांजिस्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, एनपीएन को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? अपने पास दो पी प्रकार के अर्धचालक होंगे, तो ये तो हो गया पी, ये हो गया एन और ये हो गया पी। एक संधि ट्रांजिस्टर है वो ये बन गया, ये कौन सा बना, ये पी एन पी बना। इसी प्रकार से यहाँ पे एक और बन जाएगा, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? सपोज दैट कि एक ये हो गया, यहाँ पे दो समान प्रकृति के अर्धचालक आप एन ले सकते हो और बीच में विपरीत प्रकृति का ऐड कर दो, तो एक ट्रांजिस्टर ये हो गया। ठीक है जी, इस पॉइंट का, बीच वाले पॉइंट का नाम क्या होगा? बीच वाले पॉइंट का नाम होगा जी आधार। स्टार्टिंग वाले पॉइंट का नाम क्या होगा? स्टार्टिंग वाले पॉइंट का नाम होगा उत्सर्जक, और लास्ट पॉइंट का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा संग्राहक। तो ये होगा अपने पास संग्राहक। तो कुल मिलाकर के एक तो होगा पीएनपी ट्रांजिस्टर और एक होगा एनपीएन ट्रांजिस्टर। मतलब जब दो समान पी प्रकार के अर्धचालकों के मध्य एक एन प्रकार के अर्धचालक को संयोजित कर दिया जाए तो बनने वाला ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर कहलाता है। इसी प्रकार यदि दो समान प्रकृति के एन प्रकार के अर्धचालकों के मध्य एक पी प्रकार के अर्धचालक को संयोजित कर दिया जाए तो बनने वाला ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाएगा। तो जैसा आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है उसी के आधार पे आप इसकी परिभाषा को बता सकते हो, लिख सकते हो। तो ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का हो गया? पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर कुल मिलाकर के दो प्रकार का हो चुका है। अब अपने इस पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर को किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए क्या इसका प्रतीक चिन्ह होगा, उसकी अपने बात कर लेते हैं। तो कोई भी ट्रांजिस्टर हो उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे अपने इसकी बात करें पीएनपी ट्रांजिस्टर की, तो इसमें क्या होगा कि ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था होगी। ये जो पॉइंट है वो ईमीटर होगा, ये जो पॉइंट है वो कलेक्टर होगा और ये जो पॉइंट है वो बेस होगा, और इसके ऊपर इस प्रकार से एक राउंड लगाना होता है। ओके, इसका नाम है पी एन पी। तो ये जो कॉर्नर है वो पी होगा, ये जो बीच वाला है वो एन होगा और ये जो बीच वाला है वो पी होगा। ओके, अब यहाँ पे जो भी आपको ट्रांजिस्टर ये नजर आ रहा है इसका नाम पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर को आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे, लेकिन इसमें आप एक बात का और ध्यान रखोगे कि ट्रांजिस्टर के अंदर आपको धारा प्रवाह रिप्रेजेंट करना है। हमें ये बताना है कि ट्रांजिस्टर के अंदर किस प्रकार से धारा प्रवाहित होगी। कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि जो धारा प्रवाह होता है, जैसे कि उत्सर्जक से ही होल या इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है। जैसे यहाँ से होल है तो होल निष्कासित होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन भी निष्कासित होंगे। ओके, तो कुल मिलाकर के ये बात होगी, यहाँ से होल निष्कासित होगा, यहाँ पे यदि एन भाग है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निष्कासित होगा, लेकिन ये जाएंगे किधर? संधि तल की ओर जाए, आधार की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गति करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। होल यहाँ पे धनात्मक कण है अर्थात होल की दिशा में करंट फ्लो होगा। तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमें उत्सर्जक और आधार के बीच में ही बतानी है,
और ध्यान ये रखो कि जो करंट होता है वो हमेशा पी से एन की ओर जाता है। पी एन तो यहाँ भी है, लेकिन ये पी एन कौन सा है, ये उत्सर्जक और आधार के बीच का जो पी एन संधि डायोड है वो यहाँ पे है। यहाँ पे पी एन संधि डायोड के दो कॉम्बिनेशन हैं, पी एन, दूसरा एक और पी एन रहा या एन पी कह सकते हो। तो जो पी एन अपने पास कॉम्बिनेशन है उत्सर्जक आधार के बीच में, उसको हमें देखते हुए और उत्सर्जक आधार के बीच में धारा की दिशा को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो रिप्रेजेंट धारा किस किस के बीच में होगी, उत्सर्जक ई और आधार बी के बीच में धारा रिप्रेजेंट होगी। तो ई और बी के बीच में हमेशा धारा रिप्रेजेंट होती है किस डायरेक्शन में, पी से एन की ओर। इसमें तो हमने देख लिया पी एन पी में धारा हमेशा पी से एन की ओर यानी कि होल की दिशा में जा रही है। इसमें धारा किस दिशा में जाएगी, धारा रिप्रेजेंट किसके बीच में करनी है, उत्सर्जक और आधार के बीच में। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट फ्लो उसके ऑपोजिट होगा, तो धारा की जो डायरेक्शन आएगी वो ये आएगी। यहाँ भी पी से एन की ओर है, तो हमेशा और हमेशा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में, कि धारा रिप्रेजेंट होती है हमेशा उत्सर्जक और आधार के बीच में और पी से एन की ओर। तो उत्सर्जक और आधार के बीच में इन दो टर्मिनल के बीच में करंट फ्लो होगा पी से एन की ओर। तो ये हो गया पी, ये हो गया एन, तो जी करंट फ्लो है वो इस डायरेक्शन में होगा। और जब तक आप करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं करोगे तब तक आपका ये संधि ट्रांजिस्टर का जो स्ट्रक्चर है वो अधूरा माना जाएगा, उसमें आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे यदि आपने ये अधूरा काम किया है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है पीएनपी ट्रांजिस्टर का। अब अपनी बात करें एनपीएन ट्रांजिस्टर की, तो सिस्टम तो यही है, नाम चेंज हो जाएगा केवल। ट्रांजिस्टर को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, कुछ इस प्रकार से, ये पार्ट होगा बी बेस, ये पार्ट होगा ई एमीटर, और ये पार्ट होगा सी कलेक्टर। इसके ऊपर ये राउंड लगाना हमें होता है, ये हमें बनाना है एनपीएन। तो ये जो पॉइंट है वो एन बनेगा, ये जो पॉइंट है वो पी बनेगा, और ये जो पॉइंट है वो एन बनेगा। ठीक है जी। अब इसमें धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करना भी बाकी है। तो धारा की दिशा ई और बी के बीच में, इन दो टर्मिनल के बीच में, किस डायरेक्शन में, पी से एन की ओर, पी से एन की ओर। जैसा कि हम डायोड में जानते हैं कि धारा हमेशा पी से एन की ओर ही रिप्रेजेंट होती है, तो ये धारा की दिशा रिप्रेजेंट करते ही अपने पास एक कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है जो कि पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के प्रत्येक चिन्ह को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो अब यहाँ पे आपने पीएनपी और एनपीएन के लिए इसके कॉम्बिनेशन को देखा, इसके स्ट्रक्चर को समझा। अब अपने क्या करेंगे, इस संधि ट्रांजिस्टर को बाह्य परिपथ में संयोजित करेंगे, और संयोजित करने के नियम क्या होंगे, रूल क्या होंगे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। जरा गौर से सुनना, यदि आपने वो रूल याद नहीं रहे आपके, आप भूल गए, तो श्योर मान के चलो आगे के जितने भी क्वेश्चन है संधि ट्रांजिस्टर के उसको आप टच तक नहीं कर पाओगे, हिला तक नहीं पाओगे। तो इन ट्रांजिस्टरों का संयोजन किस प्रकार से होना है, क्या क्या उनमें विशेषताएं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्विकली अपने उसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं केवल एक ट्रांजिस्टर की बात कर लेता हूं। जैसे अपने पास ये एक ट्रांजिस्टर है, ये P हो गया, ये मैंने पीएनपी ट्रांजिस्टर ले लिया, तो ये भाग हो जाएगा C कलेक्टर, ये भाग हो जाएगा एमीटर E, और ये भाग हो जाएगा बेस B। ठीक है जी, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर अपने पास हो गया। इनको परिपथ में जोड़ने का पहला रूल, पहली बात तो ये कि ट्रांजिस्टर को जब भी आप बाह्य परिपथ में जोड़ोगे तो उसको जोड़ने पर आपको दो विद्युत परिपथ मिलेंगे, दो संधियां मिलेंगी। एक संधि होगी ये रहा आधार उत्सर्जक संधि, या उत्सर्जक आधार संधि कह सकते हो, मतलब ईबी संधि कह सकते हो। तो एक कॉम्बिनेशन तो हमें मिलेगा क्या, ईबी संधि मिलेगा, जिसको अपने मोटा मोटी तौर पे उत्सर्जक आधार संधि कह सकते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ मिलेगा जो कि बीसी या सीबी संधि बन जाएगा, जिसको आप मोटा मोटी तौर पे क्या कहोगे, संग्राहक आधार संधि। तो एक तो होगा उत्सर्जक आधार संधि और एक होगा संग्राहक आधार संधि, ये दो संधि मिलेंगी। तो एक परिपथ तो यहाँ पूर्ण होगा ईबी के बीच में, और एक परिपथ यहाँ पूर्ण होगा
सी बी के बीच में। ये दो परिपथ अपने यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ध्यान रखना कि जब भी आप संधि ट्रांजिस्टर को परिपथ में जोड़ोगे बैटरी के साथ तो दो संयोजन बनेंगे, एक तो ईबी संधि में आएगा और एक सीबी संधि में आएगा। तो यहाँ पे ये दो परिपथ तैयार होने हैं। अब जोड़ने के नियम क्या होंगे? पहला नियम, जो भी ईबी संधि होता है उसको जोड़ेंगे अगर बायस में। कौन सा बायस? अगर बायस, इंपॉर्टेंट बात है। और जो सीबी संधि होता है उसको जोड़ते हैं पश्च बायस में। कौन सा बायस? पश्च बायस में। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि यहाँ हमें एक बैटरी लगानी है ई और बी के बीच में। तो बैटरी का कौन सा टर्मिनल ऊपर होगा? यहाँ पे पी पॉइंट है, हमें इस P को अगर बायस की तरह संयोजित करना है। ये जो परिपथ है ना, इसमें एक P है और एक N है। इस P को मैं अगर बायस की तरह संयोजित कर रहा है तो ऊपर वाला पॉइंट जो होगा, टर्मिनल होगा, वो पॉजिटिव होगा और नीचे वाला जो टर्मिनल होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो फिर ये जो आपने संयोजन दे दिया, ये संयोजन अगर बायस का है। किस बायस का? अगर का। क्यों? क्योंकि P है वो उच्च विभव पे है और जो N है वो निम्न विभव पे है। तो ये कौन से बायस में आ गया? अगर बायस में आ गया। तो ईबी संधि हमेशा कौन से बायस में जुड़ेगी? अगर बायस में जुड़ेगी। सीबी संधि कौन से बायस में जुड़ेगी? ये सीबी संधि रही, ये जुड़ती है हमेशा पश्च बायस में। कौन से बायस में? पश्च बायस में। मतलब कि हमें यहाँ पे एक बैटरी जोड़नी है तो कौन सा टर्मिनल यहाँ पे संयोजित होगा उसको आप ध्यान रखोगे। P है, पश्च बायस देना है तो ऊपर वाला पॉइंट नेगेटिव होगा। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। इस प्रकार से इसका संयोजन बनेगा। तो ये जो आपने परिपथ बनाया है वो पश्च बायस का यानी कि उत्क्रम बायस का है। पश्च बायस कह सकते हो, पश्च बायस का या उत्क्रम बायस का संयोजन हो गया। तो एक संयोजन यहाँ पे हो गया ईबी संधि अगर बायस में और सीबी संधि पश्च बायस में। अब इस बैटरी का नाम क्या है? ये बैटरी ई और बी के बीच में है, अतः इसकी वोल्टता वी ई बी से रिप्रेजेंट होगी। इसका नाम वी ई बी हो गया। ये जो बैटरी है वो सी और बी के बीच में है, अतः इसका नाम क्या हो जाएगा? वी सी बी इसका नाम हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया पहला रूल कि ई बी संधि अगर बायस में और सी बी संधि पश्च बायस में। दूसरा रूल, जो भी आपने बैटरी लगाई है पश्च बायस में वोल्टता उच्च होनी चाहिए। पश्च बायस में जो वोल्टता होती है वो क्या होनी चाहिए? हाई, उच्च होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बायस में तो कम वोल्टता पर भी करंट फ्लो हो जाता है, लेकिन पश्च बायस में धारा का मान लगभग 0 रहता है, नगण्य रहता है। अतः वहाँ धारा प्रवाहित करने के लिए हमें वोल्टता का मान बहुत ज़्यादा अति उच्च करना होता है। अतः पश्च बायस में वोल्टता को आप अति उच्च करोगे। अति उच्च करने कि अगर बायस की तुलना में पश्च बायस में जो बैटरी लगी हुई है उसकी वोल्टता ज़्यादा होनी चाहिए। अब वोल्टता को ज़्यादा करोगे कैसे? अगर बायस में जितने भी सेल लगे हुए, यहाँ पे 2 सेल हैं, प्लस माइनस और दूसरा प्लस माइनस, 2 सेल है, तो यहाँ पश्च बायस में 2 से ज़्यादा सेल जोड़ दो। मैंने यहाँ पे 3 सेल जोड़ रखे हैं। कितने जोड़ रखे हैं? 3। तो यहाँ पे 3 सेल जोड़ दिए, यहाँ पे 2 सेल जुड़े हुए हैं। तो पश्च बायस में वोल्टता को मैंने पहले से ही ज़्यादा कर रखा है क्योंकि पश्च बायस की वोल्टता है वो ज़्यादा होती है। तीसरा रूल और थर्ड रूल ये कहता है कि जो मध्यवर्ती भाग होता है वो हमेशा भूसंपर्कित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भूसंपर्कित। मतलब ये हो गया मध्यवर्ती भाग। तो इस मध्यवर्ती भाग को आप क्या कहोगे? क्या करोगे? भूसंपर्कित यानी कि ग्राउंडेड करोगे। तो मध्यवर्ती भाग को आप हमेशा भूसंपर्कित करोगे। यदि आप इसको भूसंपर्कित नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? यदि आप इसको भूसंपर्कित नहीं करते हो तो ये दोनों परिपथ एक साथ अग्र बायस और पश्च बायस में हमें नहीं मिलेंगे। एवरी टाइम ये दोनों परिपथ हमें अग्र बायस और पश्च बायस में नहीं मिलने वाले हैं। किस प्रकार नहीं मिलने वाले हैं? इसको जब हम आगे धारा प्रवाहित करेंगे, इसकी क्रियाविधि को समझेंगे, उस समय मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों अग्र बायस और पश्च बायस में एक साथ क्यों नहीं मिलते और ऐसा करने से ये क्यों मिल जाते हैं। तो ये इसके 3 मोटा मोटी तौर पे रूल हो गए जिसको आप फॉलो करोगे। पहला रूल, ईबी संधि अग्र बायस में, सीबी संधि पश्च बायस में। दूसरा रूल कि पश्च बायस में जो वोल्टता है उसका मान ज़्यादा होना चाहिए। और तीसरा रूल, जो मध्यवर्ती भाग होता है उसको हमें भूसंपर्कित करना है। एक बात मैं और बता दूं कि मध्यवर्ती भाग आगे जब हम पढ़ने वाले हैं, इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं,
तो मध्यवर्ती भाग जरूरी नहीं है कि बेस ही हो सकता है यहाँ पे ईमीटर आपका मध्यवर्ती भाग बन जाए, हो सकता है कलेक्टर आपका मध्यवर्ती भाग बन जाए, यानी कि जो भी बीच का भाग होगा उसको आप क्या करोगे, भू संपर्कित करोगे। और ये कैसे मध्यवर्ती भाग बनेंगे उसको अपने डिटेल में जानेंगे जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज का हमने ये जो जितना भी मैटर पढ़ा है वो एक बात की तो गांठ बांध लो कि यदि आज का वीडियो आप लोग नहीं समझ पाओगे तो मान के चलिए कि आगे का जितना भी मैटर है उसको आप कतई नहीं पढ़ पाओगे। अतः मैं आपको स्ट्रोंगली रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को गौर से समझें। यदि एक बार में समझ नहीं आया तो उसको दोबारा पढ़ने की कोशिश करें। और यदि आपको ये बेसिक अच्छा लगा है, समझ में आया, तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल अपने लौटेंगे इसी टॉपिक को आगे के ले जाने के लिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।